एक बार फिर से आपका स्वागत है संजय अग्रवाल मैथ्स क्लासेस में। हम लोग 12th मैथ्स प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं। हम 7 लेक्चर्स ऑलरेडी कर चुके हैं। ये हमारा 8th लेक्चर है जिसको हम बोलते हैं 8th एपिसोड। हम काफ़ी थ्योरी कर चुके हैं। प्रैक्टिस पेपर 1 और प्रैक्टिस पेपर 2 भी हम क्लास में कर चुके हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं प्रैक्टिस पेपर 3। तो ये आपका प्रैक्टिस पेपर 3 है। दिस विल बी अवेलेबल एज ए लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। तो अब मैं बिना समय गवाए ये क्वेश्चंस करना शुरू कर रहा हूँ प्रैक्टिस पेपर 3। लेकिन इसको करने से पहले जरूरी है कि आपने प्रैक्टिस पेपर 1 एंड प्रैक्टिस पेपर 2 जो पिछले एपिसोड्स में है उसको आप करें। अगर आप डायरेक्टली इसको करेंगे, अगर आपको सब्जेक्ट स्ट्रांग है फिर तो आप समझ पाएंगे। अगर आपका सब्जेक्ट पूरा स्ट्रांग नहीं है तो ये आपको एकदम इंटिमिडेट कर देगा। आप मतलब घबरा जाएंगे कि ये अचानक ये क्या हो रहा है। तो अब क्वेश्चन नंबर 1, और ये पूरा असाइनमेंट आपको मिलेगा उसके अंदर, किसके अंदर, आपको एज ए डिस्क्रिप्शन में नीचे मिलेगा कमेंट के अंदर। प्रैक्टिस पेपर 3 ये है, यहाँ पे प्रैक्टिस पेपर 3 आपको दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में ये प्रूफ का क्वेश्चन है। 2 इवेंट्स दिए हुए हैं ई एंड एफ विच आर इंडिपेंडेंट। यू हैव टू प्रूव एवरी कॉम्बो ऑफ देम। मतलब ई बार एफ, ई बार ये थोड़ा सा ना आगे पीछे हो गया, आपको असाइनमेंट में ठीक से मिलेगा। ई एफ बार एंड ई बार एफ बार ये सारे आपस में इंडिपेंडेंट है। तो मैं आपको ये लिख के दिखाता हूँ कि ये क्या है क्वेश्चन जो आपको करना है। ऑलराइट, तो ये आपका एपिसोड 8 है प्रैक्टिस पेपर 3, क्वेश्चन नंबर 1 ऑनवर्ड्स। तो हम इसको अभी मिटा देते हैं और आपका फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। ऑलराइट, हमने वाइट पेन ले लिया है। प्रैक्टिस पेपर 3 क्वेश्चन नंबर 1। ये कुछ ज़्यादा ही मोटा है पेन, इसको थोड़ा सा पतला कर लिया जाए। अब देखिए, आपको पता है क्या गिवन है? आपको गिवन है कि ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ई एंड एफ आर ये ठीक है। ये ना वैसे कभी आता नहीं है एग्जाम में, लेकिन ये 2017 में आ गया। ये आपको गिवन है। अब आप ये बताओ, अगर ई एन एफ इंडिपेंडेंट है उसको ऐसे फॉर्मूले में हम कैसे लिखेंगे? तो उसको फॉर्मूले में कैसे लिखेंगे? आपका इंडिपेंडेंस फॉर्मूला लगेगा। अब तुम बोलोगे ये इंडिपेंडेंस फॉर्मूला क्या होता है, तो ये पीछे थ्योरी से आपको आएगा। अगर ई एन एफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स होती हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। इसको मैं बोलता हूँ इंडिपेंडेंस फॉर्मूला। तो ये आपको गिवन है। तो गिवन ना 2 तरीके से हो गया। इंग्लिश में गिवन हो गया ई एन एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, और मैथमेटिकल लैंग्वेज में हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। मैं अब फर्स्ट पार्ट बता रहा हूँ, आपको क्या प्रूव करना है। इसके 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट प्रूव करना है आपको ई एंड एफ बार आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट, ये आपको प्रूव करना है। अब इंग्लिश में तो ये हो गया ई एंड एफ बार आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट। एग्जैक्टली आप मैथमेटिकली लैंग्वेज में क्या प्रूव करोगे? दैट इज आप ये प्रूव करोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बार इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बार। ये आपको प्रूव करना है। तो अब हम इसका प्रूफ शुरू करते हैं। बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, तो 2017 में आए तो बाद में भी आ सकता है। तो एक बहुत रेयर प्रूफ्स आते हैं आपको। अब फर्स्ट एवरग्रीन फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। उसका प्रूफ कहाँ आया कभी भी? सेकेंड एवरग्रीन फॉर्मूला मल्टीप्लीकेशन रूल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है, नहीं आया। बस यही एक प्रूफ आया है। अब देखिए, इसका LHS से शुरू करते हैं हम। ये है ना LHS, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बार। अब बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अब इसको बोलते क्या आपको मालूम है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बार? पहले तो ये बताओ, ई इंटरसेक्शन एफ बार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? याद आ रहा है कुछ? इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली ई।
प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली ई अकर्स एंड एफ डज नॉट अकर। इसका फॉर्मूला क्या था? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। तो ये सारा खेल किसका हो गया? फॉर्मूले का हो गया ना। तो आप देखिए ये भी एक फॉर्मूला था, ये भी एक फॉर्मूला है। तो अब ये फॉर्मूला यहां से यहां अगर आपको नहीं आएगा तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। देखिए, ऑलराइट, आप बताइए इसको क्या लिख सकता हूं मैं? ये सेकंड टर्म को, इसको मैं लिख सकता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ये पैसे आया, इससे आया, तो यहां लिख सकते हैं C1 या यूजिंग 1। बोलो। ऑलराइट, इस पेन को थोड़ा और पतला किया जाए, काफी जगह घेर रहा है। अब क्या आप PE कॉमन ले सकते हैं? अगर आप PE कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या आएगा? 1 माइनस PF। ये देखो ना, एक PE ये चला गया, एक PE ये चला गया, यहाँ बचा 1, वहां बचा PF। एंड व्हाट इज 1 माइनस PF? तो ये भी फॉर्मूला है, क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ F बार। ये भी आपको दे चुके हैं पीछे। तो वही मैं बोल रहा हूँ ना, अगर ये आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपको लग रहा है यार ये फॉर्मूला तो मेरे को आता नहीं है, ये फॉर्मूला भी मेरे को नहीं आता है, इंडिपेंडेंट फॉर्मूला क्या है मेरे को नहीं पता है, इसका मतलब आपको पीछे वाली क्लासेस फिर से देखनी है। अगर आपने देखी है तो आप भूल गए हैं, फिर से देखनी है, और नहीं देखी है तो ऑब्वियसली आपको देखनी है। बस हो गया, ये RHS हो गया। बस आप यहाँ आगे आगे जाके लिख दीजिए hence proved। so this is what exactly I was to prove। ये देखो ना यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन F बार, I was supposed to prove it as PE into PF। अब सेकेंड पार्ट में क्या है? E बार F, E बार F। तो इसको मैं नया पेज ले लेता हूँ। अब आपको सेकेंड पार्ट में क्या प्रूव करना है? टू प्रूव E बार F आर इंडिपेंडेंट। तो एग्जैक्टली सेम तरीके से ये भी होगा। अगर आपको ये दोनों इवेंट्स को इंडिपेंडेंट प्रूव करना है, ये तो इंग्लिश में लिखा ना, तो व्हाट एग्जैक्टली डज इट मीन? इट इम्प्लाई दैट यू हैव टू प्रूव इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है ना वो बराबर होगा पहले वाले का इंटू दूसरे वाले का। तो ये आपका टारगेट है। तो ये भी तो आपको पता होना चाहिए ना कि अगर इंग्लिश में वो बोलते हैं कि इनको इंडिपेंडेंट प्रूव करो, तो एग्जैक्टली आपको मैथमेटिकल लैंग्वेज में क्या प्रूव करना है? तो मैथमेटिकल लैंग्वेज में ये प्रूव करना है। अब हम प्रूफ शुरू करते हैं। कहाँ से शुरू करें? LHS से शुरू करते हैं। ये क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ E बार इंटरसेक्शन F। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ F इंटरसेक्शन E बार। पता है इसको क्या बोलते हैं? जैसे पिछले क्वेश्चन में बोला था, इसको बोलते हैं ओनली F अकर्स। F अकर्स एंड E डज नॉट अकर। अब इसका फॉर्मूला भी तुम्हें आना चाहिए। इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ F माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन F। ये वेन डायग्राम से निकलते हैं ये फॉर्मूलेस। तो अब मैं वापस ना बैक ट्रैक करके ये फॉर्मूलेस नहीं आपको दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि क्लासेस बहुत लंबी हो रही हैं। फिर कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, कि सर आप फिर बैक ट्रैक करके पीछे की थ्योरी बताने लगते हैं। तो जिनको ये नहीं समझ में आ रहा है तो उनको पीछे जाके देख के एपिसोड्स में थ्योरी कॉपी बना के उसके अंदर फॉर्मूलेस लिख के फिर यहाँ आप आएंगे तो आपको आराम से समझ में आएगा। अब बताओ सेकेंड टर्म क्या हो जाएगी? ये आपको गिवन है, क्योंकि E एंड F इंडिपेंडेंट है तो इंटरसेक्शन कन्वर्ट्स इनटू मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे भी आप रीजन लिख सकते हैं C1 की जगह आप यूजिंग 1 भी लिख सकते हैं। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ F आप कॉमन ले लेंगे। फर्स्ट टर्म में 1 बचेगा, दूसरे में ये बचेगा जो मैंने लिखा है। अब ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस PE, ये होगा PE बार, और ये तो आपको प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड आप लिखते रहना। हो गया PF इंटू PE बार। थर्ड पार्ट सबसे ज्यादा टफ है, ठीक है। तो आपका फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट बोर्ड में आया, थर्ड पार्ट काफी बड़ा है। टू प्रूव E बार F बार आर इंडिपेंडेंट, ये सबसे बड़ा पार्ट है इसका, ओके। और ये ऐसे थ्योरम ना आने वाले 5-6 क्वेश्चन में लगेंगी। फिर से मैं पता है इसको इंग्लिश में कैसे बोलता हूँ? अगर E एंड F इंडिपेंडेंट है, उनका हर कॉम्बो इंडिपेंडेंट है। कॉम्बो मतलब E F बार, E बार F, E बार F बार, दोनों। तो इसको ऐसे मैं बोलूँगा और ऐसे मैं बहुत यूज भी करूँगा। तो आपको क्या प्रूव करना है? अब तो आपको पता लग गया। आपको प्रूव करना है कि इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लो और फिर ये अलग अलग करके प्रोडक्ट प्रूव करना है। तो ये मेरा टारगेट तैयार हो गया।
अब हम शुरू करेंगे इसका प्रूफ, जैसे कि पहले 2 पार्ट्स में किया है। अब तो आपको पता है मैं क्या करने वाला हूँ, बोलो जल्दी से, मेरे बोलने से पहले। LHS से मैं शुरू करूँगा, हो गया। अब यहाँ पे भी एक जलवा आएगा। अब बताओ इसको क्या लिखोगे आप? इसको आप डी मॉर्गन्स लॉ लगाओगे। अब कुछ बच्चे कह सकते हैं अरे सर हमें तो डी मॉर्गन्स लॉ नहीं आता, ये 11th का था और मैं थ्योरी में आपको करा चुका हूँ। तो सारी दुविधा यही है कि आपको शुरू से इसको करना पड़ेगा और साथ साथ लिखना पड़ेगा, नहीं तो आप देख के उस समय समझ जाओगे, बाद में भूल जाओगे। तो यहाँ से यहाँ जो मैंने लिखा ना, इसको 11th क्लास का डी मॉर्गन्स लॉ बोलते हैं। ओके, और ये ऑलरेडी प्रैक्टिस पेपर 1 और 2 में यूज हो चुका है, तो हम प्रैक्टिस पेपर 3 कर रहे हैं। तो जब हम 3 करते हैं तो ये मान के चलेंगे कि 1 और 2 आपको अच्छा आता है। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूला। तो जब प्रैक्टिस पेपर 3 कर रहे हैं उस समय आप 1 और 2 के एक्सपर्ट माने जाएंगे। तो ऐसे लग गया, ये भी फॉर्मूला है आपका। इसको ना मैंने ऐसे थ्योरी में दिखाया था, चलो एक मैं लिख ही देता हूँ। मैं ऐसे इसको बोलता आ रहा हूँ बार बार ना, इस फॉर्मूले को। प्रोबेबिलिटी ऑफ डब्बा बार इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ डब्बा। इसको हमने नाम दे दिया कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूला। ऐसा कोई बुक्स में नाम नहीं है। अब क्या लगेगा इसके अंदर? फर्स्ट एवरग्रीन फॉर्मूला। अब फिर कोई बच्चे घबरा जाएंगे सर ये फर्स्ट एवरग्रीन फॉर्मूला कैसे है? तो आप फर्स्ट एपिसोड देखिए, उसके अंदर है ये, या सेकंड एपिसोड में है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। इसको हम फर्स्ट एवरग्रीन फॉर्मूला इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हर केस में लगता है। ऑलराइट, अब क्या करेंगे आप? ये देखिए, ये जो थर्ड टर्म है ना, इसको आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ C1, वो मैं नहीं लिख रहा, ठीक है। अब क्या लिखेंगे इसको? C1। अब ब्रैकेट खोल दीजिए, तो 1 माइनस पी ई माइनस पी एफ, क्योंकि ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा और लास्ट वाली टर्म प्लस हो जाएगी। तो देखा आपने, पहले 2 पार्ट्स तो इतनी देर में हो चुके थे, क्योंकि उसमें एक पे बार था और एक में नहीं था, इसमें दोनों पे बार है। इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर देते हैं। अब बताइए फर्स्ट 2 टर्म्स में कुछ दिख रहा है आपको? इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? बताओ जी, बताइए, इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? 1। और इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? पी एफ। बोलो। तो पहले 2 टर्म्स में से आप 1 कॉमन ले लीजिए, तो आपको क्या बचेगा? बोलो क्या बचेगा? सेम ही बचेगा ना, आपने कॉमन ही क्या लिया है। इन दोनों में माइनस करके पी एफ कॉमन ले लीजिए। ओके, तो क्या बचेगा जब पी एफ कॉमन ले लेंगे? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। आप 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉमन ले लीजिए दोनों टर्म्स में से। कौन सी दोनों टर्म्स? एक ये वाली टर्म और एक ये वाली टर्म। पहली वाली टर्म में से 1 माइनस पी बाहर चला जाएगा तो 1 बचेगा, और यहाँ पे माइनस ऑफ पी एफ बचेगा। बस हो गया कथन। अब आपको पता ही है 1 माइनस पी क्या होता है? पी ई बार होता है, ये वाला फॉर्म। अच्छा, वो फॉर्मूला आपको पहले दिखाया था अभी मैंने। और ये हो गया पी एफ बार, और ये तो आपको प्रूव करना था राइट हैंड साइड। बस हैंड्स प्रूव्ड अपने आप लिख देना। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो ये था ये क्वेश्चन, ये देखिए। आपको ये प्रूव करना था, पहले आपने एलएचएस से शुरू किया, डी मॉर्गन्स लॉ लगाया, कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूला लगाया। अब देखो लाइन से फॉर्मूले लग रहे हैं। देखो पहले ये तो क्वेश्चन शुरू हुआ, ये लगा डी मॉर्गन्स लॉ, ये लगा कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूला, ये लगा फर्स्ट एवरग्रीन फॉर्मूला, ये लगा इंडिपेंडेंस फॉर्मूला गिवन वाला, उसके बाद अलजेब्रा के स्टेप्स हैं। ऑलराइट, तो बैक टू बैक आपके फॉर्मूले लग गए। डी मॉर्गन्स लॉ, कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूला, फर्स्ट एवरग्रीन फॉर्मूला, इंडिपेंडेंस फॉर्मूला, 4 फॉर्मूले लगे हैं बैक टू बैक। कितना बेहतरीन क्वेश्चन हो गया ये। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगर आपको लगता है कि आप इतनी स्पीड नहीं मैच कर रहे हैं, आपको लिखना है, तो आप पॉज करके लिख लीजिए, या पहले एक बारी पूरा देख लीजिए और उसके बाद फ्रेश लिख लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी, बोर्ड एग्जाम के लिए, 1 मार्क के लिए। ऑलराइट, इसमें ना आपको दिया हुआ है, मैं क्वेश्चन आपको नहीं दिखा रहा हूँ टाइम बचाने के लिए ना। ऑलराइट, तो ये अपने आप बड़ा होके वहां भाग गया। पीए दिया हुआ है आपको 1/4 में। आपको क्वेश्चन समझाता था, क्वेश्चन आपके असाइनमेंट में है नीचे जो आपके लिंक में है ना। और अगर आप क्वेश्चन सुन लीजिए, सेकंड क्वेश्चन है, पीए 1/4 दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी 1/3 दिया हुआ है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एक्स दिया हुआ है। ये 3 चीजें दी हुई हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एक्स एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी 1/3।
अब इसमें बोलता है फाइंड x इन ऑल द केसेस, ठीक है। फर्स्ट केस में बोलता है, क्या बोलता है, फाइंड x, कितना खूबसूरत क्वेश्चन है, इफ a and b are म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। आइए अब बताओ कितना सुंदर क्वेश्चन है इसका। फाइंड x इफ a and b आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। इसका मतलब क्या है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का, a इंटरसेक्शन b नल सेट होगा। अब आपका फर्स्ट एवरग्रीन फॉर्मूला क्या बनता है, इफ इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव यूनियन कन्वर्ट्स इनटू प्लस। अब ये भी आपका फॉर्मूला पहले से आ रहा है थ्योरी से। वैसे फॉर्मूले में होता है माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, वो नल सेट होगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0 हो जाएगा। तो बट डायरेक्ट फॉर्मूला है ना। सो इफ फ्यू इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव यूनियन कन्वर्ट्स इनटू प्लस, तो यहाँ पे आप 1/3 लिख दीजिए, यहाँ पे आप 1/4 लिख दीजिए, यहाँ पे आप x लिख दीजिए। तो x कितना हो जाएगा 1/3 माइनस 1/4। आप इसका एलसीएम ले लीजिए 12, यहाँ आ जाएगा 4 - 3, तो आपका आंसर हो गया 1/12। ऑलराइट, आप सेकेंड पार्ट में क्या बोलता है, फाइंड x इफ a and b आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो मैं इसको मिटा देता हूं, आप अभी तक तो लिख ही चुके होंगे और नहीं लिखे होंगे तो आपको पता है आपको क्या करना है इसको, क्योंकि ना मैं ये लाइन नहीं गायब करना चाहता हूं। ओके, या चलो इसको ऊपर करके कर देता हूं, मिटाता नहीं हूं। ऑलराइट, अब मैं कर रहा हूं इसका सेकेंड पार्ट। क्या लिखा है, फाइंड x if a and b are इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट लिख देता हूँ, इवेंट्स नहीं लिखा, ठीक है, अंडरस्टूड है। अब बताओ इफ a and b आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स हाउ विल यू फाइंड x। ऑलराइट, तो आप बताइए, आपका एक तो इंडिपेंडेंट इवेंट का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू pa इंटू पी बी, लेकिन आपके a इंटरसेक्शन b भी तो आपके पास नहीं है। तो हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट एवरग्रीन फॉर्मूला लगाते हैं, क्योंकि इसको मैं पता क्यों एवरग्रीन बोलता हूँ, ये हर कंडीशन में लग सकता है, कुछ भी दिया हो, इवेंट्स एक्सक्लूसिव है, इंडिपेंडेंट है, वगैरह वगैरह। ये बन गया आपका फॉर्मूला, ये हो गया फर्स्ट एवरग्रीन फॉर्मूला। अब इसको फिर से लिख लेते हैं। तुम कहोगे सर फिर से क्यों लिख रहे हो, ऐसे ही लिख रहा हूँ मजे में। ऑलराइट, आप पता है इसको यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे PA इंटू PB। क्यों, क्योंकि इवेंट्स इंडिपेंडेंट है, तो आपका इंडिपेंडेंस फॉर्मूला लग गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B दिया हुआ है 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ A दिया हुआ है 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ B दिया हुआ है x, प्रोबेबिलिटी ऑफ A दिया हुआ है 1/4 और ये दिया हुआ है आपको x। अब ये इधर ले आना, तो ये हो जाएगा 1/3 माइनस 1/4 और वहाँ हो जाएगा x माइनस x/4। ये तो एलजेब्रा है ना, इसमें तो मैं क्या बोलूँ आपको। ऑलराइट, अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो 12 आ जाएगा और ये 1/12 आएगा, और इसका एलसीएम लेंगे तो ये 3/4x आएगा। नीचे से 4 3 × 12, ये 3 नीचे आ जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी 1/9। अब की बार ना मैंने आपको आंसर्स भी दे दिए, तो ये भी कितना खूबसूरत क्वेश्चन था। अब इसका थर्ड पार्ट, ये भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ये भी थर्ड पार्ट भी। ऑलराइट, ये देखिए थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या बोलता है, फाइंड x इफ a इज ए सबसेट ऑफ b। आप पता है यहाँ पे 11th क्लास का वो फॉर्मूला फिर से लिख देता हूं मैं, पता है क्या है, बोलो, इफ a इज ए सबसेट ऑफ b व्हाट इज a यूनियन b। बोलो, ये बिल्कुल 11th का है, a यूनियन b इज b एंड A इंटरसेक्शन B इज A। वेन डायग्राम से आप ये डिराइव कर सकते हैं। इफ A इज ए सबसेट ऑफ B, A छोटा होगा B बड़ा होगा, तो यूनियन में बड़ा वाला आता है, इंटरसेक्शन में छोटा वाला आता है। तो सारी कहानी फिर से वही घूम फिर के आ जाती है हर जगह। आप देखिए, अब A यूनियन B किसके बराबर है, B। अगर दो सेट्स इक्वल होते हैं तो ऑब्वियसली उनकी प्रॉपर्टी कह रहा हूँ, उनकी प्रोबेबिलिटी भी इक्वल होती है। आप ऐसे सोच लीजिए कि दोनों तरफ p से मल्टीप्लाई कर दिया। सो इफ टू सेट्स आर इक्वल ऑब्वियसली देयर प्रोबेबिलिटीज आर इक्वल। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B आपको दिया हुआ है, कितना है 1/3, और प्रोबेबिलिटी ऑफ B कितना है x। लो जी, इस केस में तो आंसर आपका सबसे जल्दी आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है। ओके,
अब हम नया पेज लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इनफैक्ट मैंने सारे अच्छे अच्छे ही डाले हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्टूडेंट ए पासिंग द एग्जाम, अगर आपको असाइनमेंट देखना तो मैं दिखा देता हूँ। ओके, ये है, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्टूडेंट ए पासिंग एन एग्जामिनेशन, ऑन नहीं होगा, पासिंग एन एग्जामिनेशन इज 3/5 एंड ऑफ स्टूडेंट बी पासिंग इज 4/5। दो बच्चे दिए हैं, एक का एग्जाम पास होने की संभावना 3/5 है, दूसरे की 4/5 है। एज्यूमिंग ए पासिस बी पासिस आर इंडिपेंडेंट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ पासिंग द एग्जाम, एटलीस्ट वन पासिंग द एग्जाम, ओनली ए, ओनली बी, ओनली वन ऑफ देम, नन ऑफ देम। इस क्वेश्चन में क्या है, एक ये बहाना है कि हर इंग्लिश लाइन को आप सेट लैंग्वेज में कैसे लिखते हैं। ये सब इंग्लिश की लाइनें हैं, 1 2 3 4 5 6, तो आप इनको कैसे लिख पाएंगे सेट लैंग्वेज में। तो एक बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन आपके लिए बनता है टू क्लियर योर बेसिक्स। ऑलराइट, तो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 3, आप इसको कैसे करेंगे। ठीक है, अब आपको क्या दिया है, मैं सिर्फ डेटा लिख देता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पासिंग द एग्जाम, तो उसको हम यही सिंबल दे देते हैं, पी ए। ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पासिंग द एग्जाम जो आपको 3/5 दी है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पासिंग द एग्जाम कितना दिया है, 4/5। और बहुत कुछ निकालना है, और ये दिया हुआ है ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, वो मैं नहीं लिख रहा हूँ, एग्जाम में भी क्या करेंगे। देयरफॉर इसकी जरूरत पड़ेगी, पहले से रेडी कर देता हूँ। व्हाट विल बी पी ए बार, 1 - 3/5, तो आप इसको लिख सकते हैं 2/5। इसकी जरूरत पड़ेगी तो मैं पहले से निकाल देता हूँ। व्हाट विल बी पी बी बार, 1 - 4/5, वो कितना हो जाएगा, 1/5। ओके, अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। ए में क्या बोलता है, प्रोबेबिलिटी बोथ पास, स्टूडेंट नहीं लिख रहा, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, बोथ पास द एग्जाम। इसका मतलब क्या हो गया, अब देखो ये तो इंग्लिश की लाइन है ना, बोथ पास द एग्जाम। सेट लैंग्वेज में क्या लिखोगे, पता है, ऐसे लिखोगे, ए पासिस एंड बी पासिस। तो ये तो सबसे पहले तो ये कहानी हो गई कि बोथ पास द एग्जाम को क्या आप सेट लैंग्वेज में लिख पाएंगे, तो सेट लैंग्वेज में होगा ए अकर्स एंड बी ऑल्सो अकर्स। अब फॉर्मूला लगेगा, व्हाट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं तो ये होगा पी ए इंटू पी बी। और वैसे भी मैं बोलता हूँ इंटरसेक्शन ऑलवेज कन्वर्ट्स इनटू मल्टीप्लीकेशन। अब पी ए कितना दिया हुआ है, 3/5, और पी बी कितना दिया हुआ है, 4/5, तो ये कितना हो गया, 12/25। ये आंसर आपको दिया हुआ है। ऑलराइट, ये डेटा मेरे को चाहिएगा, तो मैं अब आपको सेकंड पार्ट करता हूँ। जब डेटा चाहिएगा तो मैं नीचे ले आऊँगा उस डेटा को, या आप अपने असाइनमेंट में से देख लेंगे। ऑलराइट, अब सेकंड पार्ट है, एटलीस्ट वन ऑफ देम पासिस द एग्जाम। At least one of them passes the exam का मतलब क्या होगा, बोलो। इसका मतलब होगा A यूनियन B। एटलीस्ट वन ऑफ देम पासिस द एग्जाम के दो होते हैं, 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ नन, 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ नन। ओके, तो और एक होता है यूनियन, तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ देम पासिस द एग्जाम इज सेम एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। एंड व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ऑलराइट, एटलीस्ट वन ऑफ देम पासिस द एग्जाम, तो क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये लगेगा आपका फर्स्ट एवरग्रीन फॉर्मूला। इसको बोलते हैं फर्स्ट एवरग्रीन फॉर्मूला। और ए यूनियन बी को बोलते हैं एटलीस्ट वन ऑफ देम अकर्स। अब इसको क्या लिखोगे आप, इसको लिखोगे पी ए इंटू पी बी, और ये ऑलरेडी आपका निकला हुआ है। ठीक है, आप डायरेक्टली वहां से भी कॉपी कर सकते हैं, ये है ना 12/25। अब पी ए कितना दिया हुआ है, 3/5, पी बी कितना दिया हुआ है, 4/5, और ये आप यहां से कॉपी पेस्ट कर लीजिए, 12/25। बोलिए बस। अब ये कितना होगा, एलसीएम लेके 7/5 - 12/25। अब फर्दर एलसीएम लेंगे 25, ठीक है, ये 5 से जाएगा तो 35 - 12 हो जाएगा। 35 - 12 कितना होता है, 23 होता है। आपका आंसर आ गया 23/25।
सो फर्स्ट पार्ट में आपने क्या किया था, ये देखिए आपने क्या निकाला था फर्स्ट पार्ट में, बोथ पास द एग्जाम। तो आपने सीखा बोथ का मतलब होता है इंटरसेक्शन बी, एट इज वन पास द एग्जाम उसका मतलब होता है ए यूनियन बी, और एक और होता है वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन, ज़्यादातर हम वो यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इसका हम थर्ड पार्ट देखते हैं। हर पार्ट में आप कुछ सीख रहे हैं और बहुत खूबसूरती से सीख रहे हैं। ओनली ए पास द एग्जाम, तो ये तो अभी हम कर चुके थे ना, अब तो आपको पता होना चाहिए ओनली ए पासिस का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है ए पासेस एंड बी फेल्स और बी डज नॉट पास। इसको बोलते हैं फॉर्मूला ओनली ए पास। अब इसका फॉर्मूला क्या है, ओनली ए पासिस अंग्रेजी में ऐसे बनता है, दिस इंग्लिश स्टेटमेंट कन्वर्ट्स इनटू सेट लैंग्वेज एज ए इंटरसेक्शन बी बार। और ये फॉर्मूला है, कैसे आता है ये फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको दिया हुआ है 3/5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं। कहाँ निकाला था ये देखो, मैं दिखाता हूँ। ये देखिए फर्स्ट पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी क्या था 12/25, तो वो 12/25 आप यहाँ लगा दीजिए। ऑलराइट, क्योंकि वो ऑलरेडी निकला हुआ है ना। अब आप एलसीएम ले लीजिए, 25 होगा, यहाँ 5 आएगा, 5 3 15, 15 - 12, तो आपका आंसर आ गया। एग्जाम में ना ऐसे सामने मत लिखना, नीचे लिखना, इक्वल टू 3/25। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं, ये वो इसी का भाई है। क्या है नेक्स्ट पार्ट, प्रोबेबिलिटी ओनली बी पासिस द एग्जाम। ओनली बी पासिस क्या होगा, आप तो बता दो यार, बी इंटरसेक्शन ए बार। ओनली बी पासिस होगा, बी इंटरसेक्शन ए बार। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, अब ये भी फॉर्मूला आपको याद आना पड़ेगा जैसे इसका था। तो ये होगा, ये सारे फॉर्मूले ना वेन डायग्राम से फटाक से डिराइव हो सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी। आप बोल सकते हो कि सर अभी आप क्यों नहीं डिराइव कर रहे, अरे हम वो पहले कर चुके हैं ना पिछले एपिसोड्स में, तो रिपीटिशन होता चला जाएगा। सो ये हो गया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपको दिया हुआ है, ये देखो मैं असाइनमेंट से देख रहा हूँ, आपके पास भी असाइनमेंट है 4/5। और ए इंटरसेक्शन बी अभी आपने निकाला था 12/25। आप एलसीएम ले लीजिए, नीचे क्या आएगा 25 और आएगा यहाँ 5 5 4 20 20 - 12, तो आपका आंसर आ जाएगा 8/25। ऑलराइट, अब करते हैं हम फिफ्थ पार्ट। आप अगर लिख रहे हैं तो आप पॉज करके लिख लीजिए। फिफ्थ पार्ट है ओनली वन ऑफ देम पासिस द एग्जाम। प्रोबेबिलिटी ओनली वन ऑफ देम ओनली वन ऑफ देम पासिस द एग्जाम। अब इसको कैसे होगा, इट कैन हैपन, इसके ना मैं दो मेथड दिखाऊंगा। ओनली वन ऑफ देम पासिस द एग्जाम कैन हैपन इन टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वेज। कैसे, ओनली ए पासिस और में हम प्लस डाल देंगे, ओनली बी पासिस। फिर थोड़ा सा मैं इधर सरका देता हूँ जिससे कि आपका वो स्क्रीन से बाहर ना चला जाए। तो ये ना छोटा बड़ा क्यों होता है, ये देखिए प्रोबेबिलिटी ओनली वन ऑफ देम पासिस द एग्जाम मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली ए पासिस और प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली बी पासिस। अब ए पासिस क्या होता है, ए पास एंड बी डज नॉट पास, और बी पासिस होता है ओनली बी पास एंड ए डज नॉट पास। ये दोनों पार्ट्स आपके ऊपर निकल चुके हैं, दिखाएं। ए पासिस ओनली, ये रहा प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली ए पासिस कितना था, देखो यहाँ पे 3/25 और दूसरा वाला था 8/25। आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 3/25 प्लस 8/25, तो आपका आंसर हो गया 11/25। अब इसका दूसरा मेथड भी दिखाऊं मैं आपको, ओनली वन ऑफ देम पासिस द एग्जाम। चलिए अब इसका ऑल्टरनेटिव मेथड देखते हैं, ओनली वन ऑफ देम। ये ना मैं आपको फिर वेन डायग्राम से दिखाता हूँ, क्योंकि ये फॉर्मूला ना मैंने आपको पहले थ्योरी में नहीं बताया था, क्योंकि मैं एक ही फॉर्मूले से काम कर लेता हूँ। लेकिन अगर आपको दो फॉर्मूले चाहिए, ये देखिए, ये है आपका सैंपल स्पेस, ये हो गया आपका इवेंट ए, ये हो गया इवेंट बी, ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी। ये जो हिस्सा है ना इसको बोलते हैं ओनली ए, और ये जो हिस्सा है इसको बोलते हैं ओनली बी। ऑलराइट,
इन दोनों को मिला के बोलेंगे ओनली वन ऑफ देम पासिस द एग्जाम। तो मैं यहां लिखता हूं प्रोबेबिलिटी ओनली वन ऑफ देम पासिस। तो वो ये वाला दोनों शेडेड रीजन होंगे। और ये क्या हो सकता है, पूरे का यूनियन, ए यूनियन बी, पूरा ए यूनियन बी क्या होगा, यहां से पूरा होगा ना ऐसे, ये पूरा ए यूनियन बी होगा, उसमें से ये वाला हिस्सा आप माइनस कर दीजिए। तो आपका फॉर्मूला क्या बना है उसका, ये ऐसे नहीं जाएगा, ओके। मैं ना इस रेक्टेंगल को उधर शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, ये शायद इससे चला जाए, ओके। और इसको मैं क्या ऐसे मूव कर पाऊंगा, ओह तो बड़ा हो गया, मेरे को छोटा करना था इसको, खैर एनीवे इसको हटाओ यहाँ से। तो ये क्या बनेगा आपका, इसको डिलीट ही कर देते हैं। अब ये क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इसके दो फॉर्मूलेस हो गए, एक तो ये वाला फॉर्मूला हो गया ओनली वन ऑफ देम पासिस द एग्जाम, और दूसरा वाला ये हो गया, मैं इसी से कराता हूँ ओनली ए पासिस और ओनली बी पासिस, क्योंकि फॉर्मूले दोनों में दो लग रहे हैं, इसमें दो लग के माइनस हो रहा है, इसमें दो लग के प्लस लग रहा है। तो ऐसा नहीं है कि ये फॉर्मूला छोटा है, ये देखो ना सिमिलर फॉर्मूला तो है ही। ऑलराइट, अब हमने लास्ट पार्ट बचा है इसका, नन ऑफ देम पासिस द एग्जाम। ये तो बहुत ही बारी हम कर चुके हैं, तो बहुत छोटा कर दीजिए, बहुत बड़ा है ये। सो यू नो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन राइट मोर विदाउट मूविंग इट। खैर अब तो ये 100% पे आ गया। 6 पार्ट क्या है आपका, सिक्स पार्ट क्या है, नन ऑफ देम पासिस। अब बताओ इसका क्या होगा, मेरे लिखने से पहले बता दो या अपनी कॉपी में लिख लो। नन ऑफ देम पासिस का क्या होगा, ए डज नॉट पास एंड बी ऑल्सो डज नॉट पास, नाइदर ए नॉर बी भी बोलते हैं। अब इसमें आप डी मॉर्गन्स लॉ से भी कर सकते हो, आप इंडिपेंडेंस फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हो, पी ए बार इंटू पी बी बार, दोनों मेथड से कर सकते हो आप, पी ए बार इंटू पी बी बार। ये शुरू में मैं आपको पी ए बार पी बी बार लिखवा चुका हूँ, पी ए 3/5 था तो पी ए बार 2/5 था, देखिएगा शुरू में आपकी कॉपी में लिखा हुआ है, और पी बी 4/5 था तो ये 1/5 होगा, तो आपका आंसर हो गया 2/25। ऑलराइट, तो अभी आपने 3 क्वेश्चंस किए हैं, लेकिन ये तीनों के तीनों फंडामेंटल बिल्डिंग क्वेश्चंस थे, बोर्ड में आने के लिए भी अच्छे हैं और आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 एमसीक्यू के लिए बेहतरीन क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 3 आपका एक फंडामेंटल क्वेश्चन है। ऑलराइट, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये बहुत ज़्यादा खतरनाक क्वेश्चन है, अगर आपको याद होगा प्रैक्टिस पेपर 2 का लास्ट क्वेश्चन है ना, ये वैसा ही है, बहुत गंदा क्वेश्चन है ये, लेकिन ना इसको कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जब वो वाला क्वेश्चन गंदा वाला बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, कौन सा वाला, PP2 का लास्ट क्वेश्चन, तो ये उसी का भाई है बिछड़ा हुआ, ये बिछड़ के PP3 में आ गया है। ए एंड बी आर 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स, शॉर्टकट में लिख देता हूं, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, इवेंट वर्ड नहीं लिख रहा, ठीक है, अंडरस्टूड है, या चलो लिख देता हूं, कितना टाइम लगेगा। तो क्या गिवन है बच्चों, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर साइमल्टेनियस अकरेंस। अब बताओ, साइमल्टेनियस अकरेंस का मतलब होता है ए एंड बी बोथ अकर एट द सेम टाइम, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर साइमल्टेनियस अकरेंस कितना है, 1/8। प्रोबेबिलिटी दैट नाइदर ऑफ देम अकर्स, अब उसको भी आपको लिखना आना चाहिए, नाइदर ऑफ देम अकर्स का मतलब ये होता है सेट लैंग्वेज में, नाइदर ए नॉर बी इज 3/8। आपको पता है क्या निकालना है, आपको निकालना है फाइंड, यहां लिख देता हूं, फाइंड पी ए एंड पी बी। अब आप पता है क्या करो, आप पी ए की प्रोबेबिलिटी को x मान लो एंड पी बी की प्रोबेबिलिटी को y मान लो। तो आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एज वेल एज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब मैं ना ये असाइनमेंट साइड में रख देता हूँ, हाथ मेरे खाली हो गए, क्योंकि ये तो 10 मिनट आराम से खाएगा क्वेश्चन, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अब सुनो कैसे करोगे, ए एंड बी एंड इंडिपेंडेंट, तो ये क्या बनेगा, फॉर्मूला है ना इंडिपेंडेंट फॉर्मूला, ऐसे बोलो जी। अब इसकी जगह x डाल देना, उसकी जगह y डाल देना, तो ये आपकी एक अलजेब्रा की इक्वेशन बन गई, x इंटू वाई इज 1/8।
आ जाओ अब इधर। अब इसका क्या बनेगा, इसका भी यही बनेगा पी ए बार, क्योंकि इंडिपेंडेंट है ना। अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है, आपको याद है ना पहला क्वेश्चन क्या था, थ्योरम क्या थी, अगर ए एंड बी इंडिपेंडेंट है उसका हर कॉम्बो इंडिपेंडेंट होता है, तो ए बार बी बार भी इंडिपेंडेंट होगा, और अगर ए बार बी बार इंडिपेंडेंट होगा तो ये फॉर्मूला ऐसे बन जाएगा। और ये कितना दिया हुआ है 3/8। अब पी ए बार कितना होता है 1 माइनस एक्स, क्योंकि पी ए एक्स है ना, अगर पी ए एक्स है तो पी ए बार 1 माइनस एक्स होगा, और पी बी बार क्या होगा 1 माइनस वाई, क्योंकि पी बी बार होता है 1 माइनस पी बी। ये तो बेसिक नॉलेज है। बस अब आपके पास क्या है, आपके पास दो लीनियर इक्वेशन है, अब इनको सॉल्व करना है। तो ये 12 की प्रोबेबिलिटी तो यहाँ खत्म हो गई ना, तो अब ये एक आपका एक नॉर्मल क्वेश्चन बन गया। तो मैं यहां से लिख देता हूं x इंटू वाई इज 1/8 एंड 1 माइनस एक्स, यही PP2 के लास्ट क्वेश्चन में हुआ था। ओके बस अब इसका ना प्रोबेबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है, ना क्लास 12 से लेना देना है, ये क्लास 10 क्लास 11 के बच्चों के लिए ये क्वेश्चन हो गया। तो अब हम ना प्रोबेबिलिटी भूल जाते हैं और ये एल्जेब्रा का एक क्वेश्चन है, इसको करते हैं। अब इसके ना वेरियस मेथड्स हैं, आप यहाँ से y की वैल्यू उठा के इसमें डाल सकते हो, x की वैल्यू इसमें डाल सकते हो, अल्टीमेटली क्वाड्रेटिक बनेगी। मैं एक मेथड से करा रहा हूँ, आप फ्री हैं किसी भी मेथड से करने से। देखो मैं ब्रैकेट खोलता हूँ तो ये 1 माइनस वाई आएगा, फिर माइनस एक्स आएगा, फिर एक्स वाई आएगा। मैंने किया क्या है, ब्रैकेट खोला है। अब इसके अंदर मैं x पहले लिख लेता हूँ, फिर और एक्स वाई की जगह लिख लेता हूँ 1/8। ठीक है, अब ये 1/8 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 3/8 माइनस 1/8 2/8 होता है। 3/8 माइनस 1/2/8, ये कट के कितना हो गया 1/4। अब x प्लस वाई उधर ले जाइए तो ये 1 माइनस 1/4 हो जाएगा, और दोनों x एंड y उधर जाके प्लस हो जाएंगे। तो आपकी एक और इक्वेशन बन गई क्या, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं। अब क्या हो गया, अब आपके पास फिर से दिखाता हूं, अब आपके पास दो इक्वेशन है, x इंटू वाई इज 1/8 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 3/4। ये 10th के बच्चों ने किया हुआ ऐसा क्वेश्चन ना। अब इन दोनों को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, ये देखिए अब क्या करें, यहां से x, इसमें y की वैल्यू डाल देते हैं 3/4 माइनस एक्स। ओके, x इंटू वाई, एक्स की x तो ऐसे लिखा, y को यहां से निकाला 3/4। अब ब्रैकेट खोलेंगे आप, 3/4x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/8। अब ये फ्रैक्शन ना मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं पूरी इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये 6x हो जाएगा, ये माइनस 8x स्क्वायर हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो ये सारे जलवे ना आपको खुद करने हैं, इसके अंदर ऐसा कुछ रोल है नहीं, क्योंकि 12 का तो है नहीं। अब सारी टर्म्स उधर ले जाना या ऐसे ले आना, माइनस 8x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1। ओके, अब पहली टर्म तो माइनस अच्छी नहीं लगती, तो 8x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1। अब आप क्लास 10 में आ गए, क्लास 10 में तो आप शुरू से ही थे यहाँ पे, जैसे आपकी दो इक्वेशन बनी थी x एंड y में, आप क्लास 10 में आ गए थे। अब इसकी मिड टर्म स्प्लिटिंग कर लीजिए आप। अब मिड टर्म स्प्लिटिंग तो आपको खुद करनी पड़ेगी। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा 4 इंटू आएगा, 4 + 2 = 6, 4 × 2 = 8। अब मिड टर्म स्प्लिटिंग मत आप सोचने लगा कि सर अब वो भी करें, फिर तो हम कभी भी 12th नहीं कर पाएंगे। 8x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 1, पहली दो टर्म में से 4x कॉमन आएगा, 2x माइनस 1, इसमें माइनस 1 कॉमन आएगा, 2x माइनस 1। बोलो, अब 2x माइनस 1 कॉमन ले लीजिए। अगर आप देखेंगे ना ये क्वेश्चन कितना बड़ा हो गया है। अब फर्स्ट टर्म को 0 डालोगे, डायरेक्ट लिख रहा हूँ यार, बहुत लंबा हो गया। x इक्वल टू 1/2 आएगा, और इससे x इक्वल टू 1/4 आएगा। अब y कैसे आएगा, देखो इधर नीचे, ओहो कितना ऊपर चला गया। आप यहाँ से भी लिख सकते हो xy इंटू 1/8, या इसे लिख सकते हो मैं xy इंटू 1/8 से ले लूँ। ऑलराइट, आओ जी यहाँ पे। अब xy कितना दिया हुआ था 1/8, यहाँ पे भी xy को लिख दो 1/8। अब इसमें x की वैल्यू डाल दो कितनी 1/2, तो यहाँ से कट जाएगा, तो y आ जाएगा 1/4, और यहाँ पे x की वैल्यू डाल दो 1/4, तो यहाँ पे 1/y कितना आ जाएगा
1 बाय वाई है, ये 1 बाय वाई कहाँ से हो गया? आई एम सॉरी, फिर मैं सोचूं यहाँ क्या हो गया, हमने x की जगह 1/2 डाला, वाई तो ऐसे ही रहेगा ना, तो y हो जाएगा कट के यहाँ पे 1/2। तो अब यहाँ कॉम्बिनेशन क्या बना, x इज हाफ, y इज 1/4 और x इज 4 एंड y इज 1/2। लेकिन अब एग्जाम में ना आंसर ऐसे नहीं छोड़ सकते आप, तो आपको आंसर ना, क्योंकि x एंड y के लिए था ही नहीं आंसर, आंसर तो p और p भी था, तो p क्या होगा 1/2, ठीक है, एंड p भी क्या होगा 1/4 और p क्या होगा इस वाले कॉलम से 1/4 एंड p भी क्या होगा 1/2। तो कमजोर दिल वाले बच्चे तो इस क्वेश्चन को छोड़ दें यार, ये बहुत लंबा क्वेश्चन है, बोर्ड में एक बार ही आया, मेरे को नहीं लगता कि ये दोबारा आना चाहिए। मैं जरा आंसर भी क्रॉस चेक कर लेते हैं, इसका आंसर दिया हुआ है 1/2, 1/4। ऑलराइट, तो ये देखो कितना बड़ा है, मैं आपको दिखाऊं इसको नीचे लाके ब्लैक बोर्ड को, ये देखिए कहाँ से शुरू हुआ था, ये देखना, ओ माय गॉड। अब ये सोचो कि इतना एग्जाम में हमारे पास टाइम होगा एक क्वेश्चन को करने के लिए, कितना समय ले लेगा। तो ये भी ना एक इंटेलिजेंस स्ट्रैटेजी होती है, लेकिन हमें उस समय तो पता नहीं लगेगा ना एग्जाम में, जब क्वेश्चन देखेंगे कि करते करते इतना लंबा होगा, तो ये स्ट्रैटेजी तो धरी की धरी रह जाएगी, हम करना शुरू कर देंगे, फिर वो लंबा होता चला जाएगा, तो हम बीच में तो छोड़ेंगे नहीं, हमें कहेगा आ रहा है आ रहा है आ रहा है, क्यों छोड़ूं। तो पता लगे 10 मिनट लग गए एक क्वेश्चन को करने में, फिर हमारा पेपर नहीं पूरा होगा। अगर पहले से कोई मेरे को बता देना कि इसका आंसर इतना लंबा है, तो इस क्वेश्चन को मैं बीच में अटेम्प्ट नहीं करूंगा, पूरा पेपर फिनिश करके लास्ट में इसको अटेम्प्ट करूंगा। आपको दिख ही रहा है ना कितना बड़ा जा रहा है ये देखो अभी तक जा रहा है ये, अब जाके यहाँ पे आंसर आया है। तो पता लगे आपने 3 नंबर तो पा लिए इस क्वेश्चन में, और 10 मिनट का पेपर छूट गया, उसमें आपके और 7-8 नंबर कम हो गए। तो क्या पाया और क्या खोया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें ना बोलता है, फर्स्ट पार्ट है कि एक परिवार में 3 बच्चे हैं, ठीक है। एक्सपेरिमेंट क्या हो गया, फैमिली हैज 3 चिल्ड्रन। इसमें भी ना बहुत मजा आएगा इसको करने में। ओके, अब बताइए क्या होगा नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। पहला बच्चा या तो बॉय या गर्ल, दूसरा बॉय एंड गर्ल और तीसरा बॉय एंड गर्ल, तो 8 पॉसिबल आउटकम्स होंगे। आपको एक स्लोगन याद आ रहा है, आपको मैंने बोला था ना 4 पिलर्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, कॉइन, डाइस, प्लेइंग कार्ड्स एंड बॉल्स। उसके बाद ये भी बोला था कि इन चारों पिलर में से अगर कोई क्वेश्चन नहीं लाइक करता है तो बहुत सारे क्वेश्चंस को हम इनसे सिमिलर बना सकते हैं। तो इसी क्रम में मैंने आपको क्या बोला था बच्चों वाले क्वेश्चन को, हैविंग चिल्ड्रेन इज जस्ट लाइक टॉसिंग ए कॉइन। तो अगर हमें हेड और टेल कॉइन वाले क्वेश्चन आते तो हमें बच्चों वाले क्वेश्चन भी होते, तो वही तो हो गया 3 कॉइन्स आर टॉस्ड। अब आपका सैंपल स्पेस क्या होगा, याद है आपको कैसे लिखा था, HH, HT, TH, TT। तो यहाँ लिखेंगे BB, गैप छोड़ देना थोड़ा, BG, GB एंड GG। ये तो 2 बच्चों का हो गया ना, HH, HT, TH एंड TT। अब इन बच्चों की आप फोटोकॉपी ले लीजिए, मैंने ऐसे ही सिखाया था आपको। अब तुम कहोगे सर बच्चों की फोटोकॉपी कैसे लेंगे, ऐसे ले लो बस, आगे सबके आगे B लगा दो, नीचे सबके आगे G लगा दीजिए। आपके 8 हो गए, ना कोई रिपीट होगा ना कोई मिस होगा। अगर रैंडमली लिखेंगे ना तो हो सकता है कोई रिपीट हो जाए, टोटल आप काउंट करोगे 8 है तो आप खुश हो जाओगे। तो ये तो हो गया आपका सैंपल स्पेस। अब इसमें ना 2 इवेंट डिफाइन किए हैं। ये सैंपल स्पेस क्वेश्चन नंबर 1 के लिए है, फर्स्ट पार्ट के लिए। ए फैमिली हैज चिल्ड्रन ऑफ बोथ सेक्सेस। तो मैं इंग्लिश में नहीं लिख रहा, सीधा सेट लैंग्वेज में उठा देता हूँ। ए क्या है, फैमिली में बॉय एंड गर्ल दोनों हैं, तो ये B और G नहीं होगा, तो बाकी 6 होंगे। कौन कौन से देखो, देख देख के बताते जाओ मेरे को। एक तो ये हो गया, फिर क्या है BGB, ये क्या है BGG, बोलने में बड़ा मजा आता है, BBG, BGB, GGB, तो ये हो जाएगा GBB, ये वाला लिखा है। अब GBG और लास्ट वाला हो गया GGB। ये क्या है, इंग्लिश में क्या था, सेट बिल्डर फॉर्म में, फैमिली हैज चिल्ड्रन ऑफ बोथ सेक्सेस, मतलब बोथ मेल एंड फीमेल। B इज द इवेंट, फैमिली हैज एट मोस्ट 1 बॉय। ये तो बहुत बच्चे गलत करते हैं, मैं इंग्लिश में लिख देता हूं, इवेंट एट मोस्ट 1 बॉय।
आज भी मैं क्लास से बच्चों से पूछ रहा था तो बहुत बच्चों ने गलत किया। एट मोस्ट वन बॉय का मतलब क्या होता है हिंदी में बोलो? ज्यादा से ज्यादा एक लड़का। कम से कम कितने लड़के? कम से कम 0 लड़का। तो पहले आप 0 लड़के वाला केस लो ना, तो ये तो कोई बच्चा लेता ही नहीं है। ये हो गया 0 लड़का, और एक लड़के के 3 बनेंगे। वहां से भी देख के लिख सकते हो, डायरेक्ट भी लिख सकते हो। बी जी जी, जी बी जी एंड जी जी बी। ऑलराइट, तो ए ये बन गया फैमिली है चिल्ड्रन ऑफ बोथ सेक्सेस। ये हो गया फैमिली है एटमोस्ट वन बॉय। ये एक बॉय वाले केसेस हैं, बी जी जी, जी बी जी, जी जी बी, और ये 0 बॉयज वाला है। आप ए इंटरसेक्शन बी भी लिख लीजिए, वो आप मिला मिला के लिख लीजिए यहाँ से। क्या जी 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 दोनों में है? नहीं है। क्या बी जी जी है? ये रहा बी जी जी। इंटरसेक्शन कॉमन लेंगे ना, जी बी जी भी है, ये रहा जी बी जी। ठीक है, जी बी जी और जी जी बी भी है। ओके, बी जी जी, जी बी जी, जी जी। अब आपको पता है क्वेश्चन क्या? अभी तक तो क्वेश्चन ही नहीं मैंने बताया आपको। एक तो मैंने क्वेश्चन नहीं दिखाया आपको, एकदम अपने धुन में मगन में करता जा रहा हूं। तो ये देखिए क्वेश्चन क्या है, ये बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है ये। A is the event that a family has children of both sexes. B is the event that the family has at most one boy. ये D पता नहीं कहाँ से आ गया है। Show that A and B are independent events if the family has 3 children. अगर परिवार में 3 बच्चे हैं तो आपको बताना है क्या ये इवेंट्स इंडिपेंडेंट है। आपको याद है थ्योरी में कराया था, इफ 2 इवेंट्स आर एसोसिएटेड विद द सेम रैंडम एक्सपेरिमेंट, किसी की भी औकात नहीं है, कोई भी नहीं बता सकता सिर्फ पढ़ के कि क्या ये इवेंट्स इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। बहुत सारे बच्चे पढ़ के बता रहे थे उस समय। ऑलराइट, तो हम नहीं बता सकते, हमें तो पूरा एक फॉर्मूला है। तो पता है हमारे पास ए निकल गया, बी निकल गया, इंटरसेक्शन बी निकल गया। कैन यू टेल मी व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए? ए में कितने हैं फेवरेट आउटकम की? नो 1 2 3 4 5 6, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 6/8 कट के कितना हो गया 3/4। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी? 1 2 3 4, तो ये हो गया 4/8। 8 तो था ना आपका NS, ये कट के कितना हो गया 1/2। और ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी होगी 3/8। इसमें 3 है ना, ये देखो ना 1 2 3, और 8 तो आपका NS है। तो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ गया 6/8, प्रोबेबिलिटी ऑफ कट के 3/4 हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ गया 4/8 कट के 1/2 हो गया। अब डू यू नो व्हाट इज द इंडिपेंडेंस फॉर्मूला? अरे भाई क्वेश्चन नंबर 1 2 3 सब में लग चुका है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। आप इसका LHS ले लीजिए। LHS कितना है 3/8, RHS कितना है 3/4 इंटू 1/2, वो भी हो गया 3/8, दोनों बराबर है ना। देयरफॉर A and B are इंडिपेंडेंट इवेंट्स। कितना खूबसूरत क्वेश्चन था, कितने सारे कॉन्सेप्ट्स इससे आपके 45 होते हैं। तो एक दो बच्चे मेरे को बोल रहे थे कि सर थ्योरी बहुत ज़्यादा हो गई, एपिसोड नंबर 1 में हम पक गए, 11th की थ्योरी थी, एपिसोड नंबर 2 में भी 1 घंटे की थ्योरी पढ़ ली। जो बच्चे उस समय पक गए ना और नहीं पढ़े, वो आप तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो वही है, आग में ही तप के निखरता है आप इंसान। तो जिन्होंने 1 और 2 को बहुत ध्यान से पढ़ा और हर लाइन को अपनी थ्योरी कॉपी में लिखा, फिर से उसको पढ़ा, उसको प्रैक्टिस पेपर 1, प्रैक्टिस पेपर 2 और प्रैक्टिस पेपर 3 आसान लगेंगे। जिनको थ्योरी नहीं पता है, जिन्होंने फॉर्मूले ही नहीं लिखे, जिन्होंने फॉर्मूले लिखने के बाद अब भूल चुके हैं, वो कैसे करेंगे फिर? ठीक है, अब इसका सेकेंड पार्ट इसी पेज पे कर लेते हैं। आप बोलता है इवेंट्स वही हैं लेकिन अब 2 बच्चे हैं फैमिली में, तो इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। सीधा लिख देता हूँ, फैमिली में 2 बच्चे हैं तो क्या क्या केस बनेंगे? HH मतलब BB, HT, BG, GB and GG। Having children is just like tossing a coin। तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हो गए 4। ए क्या था? इवेंट फैमिली हैज चिल्ड्रन ऑफ बोथ सेक्सेस, मतलब बॉय एंड गर्ल, तो इसमें 2 ही केसेस बनेंगे। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए 2।
बी क्या था, एटमोस्ट 1 बॉय, ज़्यादा से ज़्यादा एक लड़का, तो 0 लड़का हो जाएगा जी जी, पहले ना मैं 0 और 1 बॉय हो जाएगा बी जी या जी बी, ये हो गया एटलीस्ट 1 इज बॉय, 0 बॉय 1 बॉय। सो व्हाट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, 3। ए इंटरसेक्शन बी तो आप आंख से देख के लिख लीजिए, आपको कुछ करना ही नहीं है इंग्लिश का, बी जी और जी बी दोनों में होना चाहिए ना, ये बी जी दोनों में है, जी बी दोनों में है। अब इसमें कितने एलिमेंट्स हो गए, 2, ठीक है। अब इंडिपेंडेंट फॉर्मूला क्या है, अब भी नहीं अगर आप बोलोगे ना फिर कुछ फायदा नहीं है हो रहा है। क्या है फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये जो यूट्यूब पे आप क्लासेस देख रहे हैं ना, ये फिलर क्लासेस नहीं है, ये अपने आप में संपूर्ण क्लास है। इट इज एज इफ यू आर स्टार्टिंग विद द टीचर। तो इसको आप पढ़ रहे हो, ये क्लासेस को आप एज ए क्लासेस लेके पढ़ोगे ना, शुरू से आखिर तक रजिस्टर मेंटेन करोगे, तो आपको किसी और चीज की जरूरत ही नहीं है। LHS क्या है आपका, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन भी यहां से आएगा 2/4, है ना। और RHS क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए और 2 डिवाइड बाय NS, और PB क्या है 3/4, ये कितना हो गया 3/8, नॉट इक्वल टू आ रहा है ना, तो हम लिख देंगे सिंस LHS is not equal to RHS, therefore या तो आप डिपेंडेंट वर्ड यूज करो या नॉट इंडिपेंडेंट यूज करो। क्वेश्चन में क्या लिखा है, आर डिपेंडेंट, therefore A and B are dependent events, therefore A and B are dependent events। ऑलराइट, तो हमने देखो कितना समय लग गया पहले 5 क्वेश्चन करने में, कहने को 5 हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में 3 पार्ट्स है, वो प्रूफ्स थे। क्वेश्चन नंबर 2 में 3 पार्ट्स है, क्वेश्चन नंबर 3 में 6 पार्ट्स है, क्वेश्चन नंबर 5 में 2 पार्ट्स है। तो इससे तो हमने 10-12 क्वेश्चन कर लिए। अब इस एपिसोड को हम यहीं फिनिश करते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 से हम एपिसोड नंबर 9 में फिर मिलेंगे और वहाँ से हम क्वेश्चन नंबर 6 कैरी फॉरवर्ड करना चाहेंगे। जिन बच्चों ने ये क्लास अटेंड की और उनको ठीक से नहीं समझ में आया, सिंपल मतलब है कि उनको 1 2 3 4 5 6 7 8 देखने हैं पहले के सारे एपिसोड। और जो बच्चे अब 9th एपिसोड देखने आएंगे, प्लीज़ पहले 1 to 8 क्लियर कर लो तो 9 देखना, नहीं तो फिर उसका कोई ज़्यादा फायदा नहीं होगा। आपको आधे समझ में आएंगे, आधे समझ में नहीं आएंगे। आई होप मेरी बात आपके दिमाग में घुस रही है। तो अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं, सीरियसली पढ़ना चाहते हैं और मार्क्स फुल मार्क्स लेके आना चाहते हैं, तो प्लीज़ सिस्टमेटिकली सारे एपिसोड देखिए और उनको पढ़िए और उनको लिखिए। चलिए, हैव ए नाइस डे। आपके पेशेंस के लिए बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं अब अगली एपिसोड में, अगली क्लास में, लेक्चर नंबर 9 या एपिसोड नंबर 9 में। हैव ए नाइस डे।